वेलकम टू डे 10 ऑफ 40 डे चैलेंज टू स्कोर मैक्सिमम इन फिजिकल एजुकेशन। इस साल फिजिकल एजुकेशन में भाई कोई फेल होगा ही नहीं, क्योंकि हम होने ही नहीं देंगे। बैक टू बैक अमेजिंग कंटेंट आप लेकर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ताकि आपको सारे चैप्टर्स फिजिकल एजुकेशन के फिट हो जाएं। तो आज है हमारा डे 10। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं यार, फटाफट। टाइम नहीं है, समय है कम, काम है ज्यादा। डे 10 क्या करने वाले हैं आज? चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 4 + 4 स्टार इक्वल्स टू 8। अरे स्टार क्यों लगा दिया भाई? बताता हूं। मतलब इस चैप्टर से आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन उस वाले सेगमेंट में भी आएगा जहां पे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा चांस उसके वहां पर आने के। एक 4 नंबर का पक्का है क्वेश्चन, वो हो सकता है 1+3 रहे, और बाकी एक 4 नंबर के अंदर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन भी इससे मिलने को देखने को मिल सकता है। आपकी मर्जी, आप अटेम्प्ट करना चाहें करें, ना करना चाहे ना करें, अटेम्प्ट कर लेना। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इजी चैप्टर में से एक है, और बहुत देखा जाए तो मजेदार चैप्टर है। काफी नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, ये चैप्टर जो डिवोट करा गया है सारा का सारा, वो करा गया है हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चों को। अच्छा चैप्टर है अपना। तो चलिए इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है और कैसे कैसे हम उसको कवर करने वाले हैं वो सुन लो। उससे पहले हमारी ऐप फटाफट डाउनलोड कर लो। 1-to-1 क्लासेस मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, और अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लो और उसको लॉगिन कर लो। हमारे ORG कोड RVYWA, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। चलो सुनो क्या है ये, हमारा इसका सारा सिलेबस है। आज डे 10 में हम लोग कवर करेंगे हमारा पहला टॉपिक। बड़ा टॉपिक है काफी सारा, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स CWSN, जिसमें स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक एंड डेफ ओलंपिक आने वाला है हमारा। ठीक है, ये हमारा डे 10 का टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है अपना ये। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग ओलंपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दिव्यांग लोगों के लिए करे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और उनके क्या क्या मोटो है, उनका क्या क्या लोगो है, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कब स्टार्ट हुए, किसने स्टार्ट करे, इस टाइप का ये टॉपिक हमारा रहता है, याद करने वाला है। इससे आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जब भी आता है उसमें ना ओलंपिक का फ्लैग डिस्प्ले करते हैं, और आपको बताना पड़ता है कि कौन से ओलंपिक का फ्लैग है। ये स्पेशल ओलंपिक का फ्लैग है, उसका मोटो बता दो, उसकी ओथ बता दो, उसका लोगो के बारे में ये डिटेल आपको याद करनी पड़ेगी ज्यादातर अपना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। हम ऐसी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर से हो जाए, बेहतरीन। तो ऑल द बेस्ट एंड डू इट वेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफ ओलंपिक। ये डेफ ओलंपिक का सिंबल है। इसमें जो है 1 2 3 4 जो है वो ओके साइन है। ठीक है, ये ध्यान रख के चलेंगे, 4 ओके साइन को मिलाया गया है कि भाई ग्रेट है, ओके है, ये 4 साइन को मिलाया गया है। उसके बाद हमारा डेफ ओलंपिक का ये लोगो बना। ये क्या है चलिए पढ़ते हैं एक बारी। डेफ ओलंपिक ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। द गेम्स आर सैंक्शनड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC। द डेफ ओलंपिक आर हेल्ड आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद होता है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। द डेफ ओलंपिक आर ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। The first Summer Olympic Games were held in Paris in 1924. This was the first international game event held for athletes with disabilities. These athletes participated in ये ध्यान रख के चलेंगे, डाइविंग, शूटिंग, टेनिस, स्विमिंग, फुटबॉल एंड रोड साइकिलिंग। ये सारे एक्टिविटीज़ में हमने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, स्विमिंग वगैरह कर लेते हैं लोग, शूट कर लेते हैं अपना, टेनिस, स्विमिंग, फुटबॉल, रोड साइकिलिंग, ये सारे इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हेन दीज गेम्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1924, दे वर नोन एज समर डेफ ओलंपिक। These games are held every after 2 years and alternating between summer and winter. हर 2 साल के बाद होते हैं, कभी समर में करा देते हैं, कभी विंटर में करा देते हैं, ये चलते रहते हैं हमारे। तो ये डेफ ओलंपिक है, मतलब आप समझ गए, डेफ लोगों के लिए रहते हैं, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। इसका लोगो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लोगो। The logo of Deaf Olympic, designed in 2003, is a positive and powerful symbol of the international deaf sports community. It ties together strong elements: sign language, deaf and international cultural unity and community. ये जो सिंबल है ये डेफ लोगों के द्वारा यूज करा जाता है, या उनकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं वो देखते हैं। द हैंड शेप, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओके, मस्त एकदम। हम भी कहते हैं ना, हाँ भाई कैसा मस्त वीडियो, एकदम मस्त। ठीक है, गुड या फिर ग्रेट। दैट ओवरलैप ईच अदर इन अ सर्कल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल साइन फॉर डेफ ओलंपिक टुगेदर। द हैंड शेप रिप्रेजेंट द साइन ऑफ यूनाइटेड। इसका मतलब है बहुत सारे लोग, ठीक है, जो कि ग्रेट है, वो यूनाइटेड हो चुके हैं, वो सब लोग जुड़ चुके हैं। तो ऐसे अलग अलग रीजन से लोग आए हैं। कलर का मतलब बहुत अलग अलग रीजन के लोगों को यूनाइट करना, जो कि डेफ है, और उनको इकट्ठा करने को हम कहते हैं डेफ ओलंपिक का लोगो, इसी को रिप्रेजेंट करता है। द सेंटर ऑफ द लोगो रिप्रेजेंट आइरिस ऑफ द आई,
which defines deaf people as visual people, they must use their eyes to communicate. तो ये उनकी आइज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे. द लोगो इनकॉर्पोरेट द 4 कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड. The red, blue, yellow and green represent the 4 regional confederation. The Asia Pacific Deaf Sports Confederation, the European Deaf Sports Confederation, the Pan American Deaf Sports Organization, Confederation of African. मतलब बेसिकली 4 देशों के लिए है, ठीक है. तो पहले वाला तो हो गया एशिया के लिए, उसके बाद यूरोप के लिए हो गया, उसके बाद अमेरिका के लिए हो गया और फाइनली हमारा हो गया अफ्रीका के लिए. ये 4 अलग अलग उसके लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं. जैसे ओलंपिक के 5 सर्कल आपने देखे ना, हर एक कलर अलग अलग जगह के लिए होता है, ये भी उस वैसे ही डिफाइन करा गया, अलग अलग कलर यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है. तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. ओके, अगर मैं किसी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पार्टिसिपेट कराता हूँ स्पोर्ट्स में, पार्टिसिपेट कराता हूँ अलग अलग गेम्स के अंदर, तो उसको क्या फायदा होगा. पिछली बार के पेपर में 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, कोई से 3 आपको लिखने थे, 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार ही, ठीक है. इस बात को ध्यान रख के चलना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. पहला पॉइंट है, इट डिक्रीजेस द सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट विच इज कॉमन इन डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन. मतलब जो इंसान अपने आप में सीमित रहना चाहता है ना, इस बिहेवियर को कम करता है, उसके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, क्योंकि वो अकेला है तो अपने दिमाग में पता नहीं वो क्या क्या दुनिया बुन रहा है, अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है. जब सब लोगों के साथ खेलेगा कूदेगा एंजॉय भी करेगा बच्चा, तो सबसे अच्छी बात है कि उसका जो सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर है, अकेलापन है, वो अपने आप दूर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए. दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस को प्रमोट करती है और हैप्पीनेस को लेकर आती है. जब आप खेलते हैं, ऑब्वियसली बात आपने देखा है ना कि एक बच्चे देखिए बड़े हो गए तो वो वीडियो गेम में आ गए, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं बच्चे, गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उन्हें स्कूल से आने के बाद और कुछ चीज़ से मतलब नहीं है, बस खाना खाया और लग गए बस गेम खेलने में. वो गेम खेलना उनके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आता है, वो बहुत खुश है उस गेम को खेल के, उन्हें मज़ा भी आता है जिंदगी जीने में. जिंदगी कुछ और है जिसमें हमारे पास ये टेंशन नहीं है कि अरे बस कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा. एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट. थर्ड, फिजिकल एक्टिविटीज इंप्रूव द फिजिकल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इन सब चीजों को भी इंप्रूव करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. ये इंप्रूवमेंट लाता है बिहेवियर के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर. जो लोग अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा एकेडमिक्स के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वो वेल सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ के साथ, ये हमेशा ध्यान रखना. और दूसरा, वो अपनी एनर्जी को डेविएट कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं. इस बात को ध्यान रख के चलेंगे. ये प्रमोट्स करता है फ्रेंडशिप. ऑब्वियसली बात है, सबके साथ खेलेंगे तो फिर फ्रेंडशिप तो होगी ना. उसके बाद, इट विल हेल्प देम टू कॉप अप विद स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. स्ट्रेस दूर, एंजाइटी दूर, डिप्रेशन दूर, घबराहट नहीं किसी बात की, सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. इट विल डिक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, बीपी मेंटेन रहेगा, ओबेसिटी से दूर रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो ऑब्वियसली बात है मोटापा आने वाला नहीं है. उसके बाद, इट विल एनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन टीम स्पोर्ट्स. जब सबके साथ खेलेंगे तो टीम स्पोर्ट्स ऑब्वियसली बात है बेटर हो जाएगा. उसके बाद, फिजिकल एक्टिविटीज कैन हेल्प द चिल्ड्रन फाइंडिंग एन आउटलेट फॉर देयर फिजिकल एनर्जी. मैंने बताया कि एक्टिविटीज के थ्रू इंसान के अंदर जो भी एनर्जी, एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है, उसको बहुत अच्छे से रिलीज करा जा सकता है, उस एनर्जी को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करा जा सकता है. वो एनर्जी बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो बहुत प्रॉब्लम भी आएगी. और लास्ट, इट प्रेजेंट दैम विद एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सोशल कम्युनिकेशन एंड फ्रेंडशिप. मैंने बताया कि सोशल कम्युनिकेशन बेटर होते हैं इंसान के, औरों के साथ कैसे बिहेवियर करना है वो सीखता है, ठीक है, कम्युनिटी वैल्यू सीखता है, मॉरल वैल्यू सीखता है सबके साथ रहते हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर. नेक्स्ट हमारा आता है जिसका नाम है पैरालंपिक्स. ये वाला कंपैरेटिवली पिछले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके थोड़े फिल्टर भी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्लासिफिकेशन, इसके अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. एक बार इसको रीड करते हैं जरा देखिए. द वर्ड पैरालंपिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक प्रेपोजिशन पैरा एंड द वर्ड ओलंपिक. कुछ नहीं है, पैरालंपिक का मतलब है पैरेलल ओलंपिक, मतलब ओलंपिक के पैरेलल एक और गेम चलाना जो कि डिसेबल्ड, ठीक है, या CWSN ऐसे लोगों के लिए है. दिव्यांग लोगों के लिए भी एक गेम चलाना, नॉर्मल लोगों के साथ साथ पैरेलल गेम चलाने को कहते हैं पैरालंपिक. तो यही है और कुछ नहीं, पैरेलल ओलंपिक चलाने को कहते हैं पैरालंपिक. ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है. इट मींस द पैरालंपिक आर द पैरेलल गेम्स टू द ओलंपिक एंड इलस्ट्रेट हाउ द टू मूवमेंट्स एग्जिस्ट साइड बाय साइड चलना है. हर एक इंसान, चाहे वो नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है या फिर वो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, डिसेबल्ड कैटेगरी में आ रहा है, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड
गेम्स उनको मौका देते हैं कि दोनों को बराबर ही हमें लेके चलना है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। Paralympics started in the year 1960 in Rome, Italy. This is similar to the Olympic for disabled sports people. The efforts of Sir Ludwig Guttmann made this first Paralympic possible. तो इसको लॉन्च करने वाले लोग मिस्टर लुडविग गटमैन, ध्यान रख के चलेंगे इस नाम को। तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, एमसीक्यू में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहते हैं सारे हमारे, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी इज इन बॉर्न, जर्मनी। The IPC is responsible for organizing the summer and winter Paralympic Games. ये समर और विंटर पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करती है टाइम टू टाइम, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। ओके, इसका लोगो आपके सामने है। लोगो, इसी के लोगो के ऊपर पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था अपना कि इसका जो लोगो है वो किस चीज को इंडिकेट करके चलता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके लोगो बहुत मैटर करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लोगो डिस्प्ले भी करा गया, ध्यान रख के चलेंगे। द 3 एगिटोस encircling a central point symbolize motion, emphasize the role of Paralympic movement in bringing athletes together from all corners of the world to complete. The symbol also reflects the Paralympic motto, spirit in motion, representing the strong will of every Paralympian. हर एक इंसान की स्पिरिट है मोशन में, मतलब बेस्ट से बेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो एगिटोज हैं, ये एनसर्कल जो बने हुए आपके सामने एक सर्कल, ये इस बात को रिलेट करता है कि कैसे मूवमेंट चले इन पैरालंपियंस को भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराने के, और हर एक वर्ल्ड के कॉर्नर से ये लोगों को लेकर आए हैं इस स्पिरिट के साथ कि आप भी जीतोगे, आप भी खेलोगे और आप भी लड़ोगे अपने आप को जिताने के लिए। सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ पैरालंपिक, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। ओके, अब पैरालंपिक की एक एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो विजुअल इंपेयरमेंट है। विजुअल इंपेयरमेंट का मतलब है ऐसे लोग जो सही से देख नहीं सकते, या फिर जिनकी जो देखने की रेंज है वो वहां तक नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा कम देख सकते हैं, ऐसे लोग विजुअल इंपेयरमेंट में आते हैं। Athletes with impaired vision have reduced or no vision caused by damage to the eye structure, optical nerve, optical pathway और visual cortex of the brain. तो या तो वो जो नर्व्स हैं जो कि हमारी आईज से ब्रेन को कनेक्ट करती है और जो हम देखते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाती है कि भाई ये सामने वाली चीज़ ऐसी है, सामने वाली चीज़ ऐसी है, उस नर्व में प्रॉब्लम आ गई, ऐसे लोग भी विजुअली इंपेयर के अंदर आते हैं। बाकी जिनका कॉर्निया ठीक नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आइज के अंदर रहती है अपना, जो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती जिनकी आइज, वो सबके सब विजुअल इंपेयरमेंट के अंदर आते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक्स, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। दूसरा, शॉर्ट स्ट्रक्चर। शॉर्ट स्ट्रक्चर में बताया गया है हैव रिड्यूस लेंथ इन द बोन्स और लोअर लिम एंड और ट्रंक। इनकी बोन्स छोटी है, ठीक है, मींस इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा है। ऐसे लोग जिनकी हाइट या जिनके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, वो भी हमारे पैरालंपिक की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब है अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कॉज्ड बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन, जिनकी ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ी वीक हो चुकी है, या फिर ब्रेन का जो पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। इस वजह से इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो शिवर होते रहते हैं। इट मीन्स इनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता, इनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल रहता ही नहीं है। इनका मान लीजिए इनका हैंड अगर स्ट्रेट कहा कि भाई हैंड स्ट्रेट रखो, तो ये स्ट्रेट नहीं रख सकते, इनका हैंड थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। इट मीन्स इनको नहीं पता कि इनका हैंड स्ट्रेट है या नहीं है, इनकी बॉडी मूवमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे लोगों को हम लोग एटेक्सिया के नाम से जानते हैं, ये भी हमारे पैरालंपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें एक और है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत कॉमन है और एक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है। इसमें हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट आता है बेसिकली, और जो भी बिहेवियर है मीन्स बहुत ज़्यादा इसके बहुत लेंथी क्लासिफिकेशन रहता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का। सिंपल हम ये कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है ऐसे लोग जिनकी ब्रेन की फंक्शनिंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दीज आर कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन, ये उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोग जो स्पेशल हैं, स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं, वो सबके सब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड रहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूँ फिजिकली इंपेयरमेंट की, एक फिजिकल भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं वो ध्यान रख के चलेंगे। पहला, इम्पेयर्ड मसल पावर। ऐसे लोग जिनकी मसल पावर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आई रिपीट, उनकी मसल पावर कम हो चुकी है या कम ही है, ऐसे लोग भी हमारे पैरालंपिक की कैटेगरी में आते हैं। पढ़ते हैं एक बार,
With impairment in this category, the force generated by muscles such as the muscle in one limb, one side of the body or lower half of the body is reduced. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पोस्ट पोलियो साइंड्रोम, ऑब्वियसली बात है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी जो डिस्क है मेनली, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, या फिर पोलियो साइंड्रोम मतलब पोलियो की दवाई नहीं पिलाई उसकी वजह से कुछ लोगों को पोलियो हो जाता है, वो सब भी हमारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। इट मीन्स उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर बॉडी की नहीं चल पाती, या फिर वो फिजिकली चल ही नहीं पाते, या जिनको क्रचिस का सहारा लेना पड़ता है, वो सारे के सारे हमारे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है, वो सब इसी के अंदर आते हैं। दूसरा लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, अ टोटल ऑफ पार्शियल एब्सेंस ऑफ बोन्स और जॉइंट फ्रॉम अ पार्शियल और टोटल लॉस ड्यू टू इलनेस, ट्रॉमा एंड कंटिजेंट लिम्ब डेफिशिएंसी। एग्जांपल एम्पुटेशन, डिस्मेलिया, ये नाम है बीमारियों की, कुछ नहीं है बेसिकली। लिम्ब का मतलब है कि मान लीजिए आपकी जो आर्म है उसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, या फिर आर्म्स नहीं है बिल्कुल, ये सारी की सारी हमारी कैटेगरी है लॉस ऑफ लिम्ब की कैटेगरी में आएगी। तो आर्म का होना या आर्म में बोन का ना होना, ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। तीसरा लेग लेंथ डिफरेंस, लेग लेंथ डिफरेंस का मतलब एक टांग बड़ी है एक टांग छोटी है, इसमें भी चलने में दिक्कत आएगी, ऐसे लोग भी बैसाखी का सहारा लेके चलते हैं, वो भी इसी में आते हैं। और उसके बाद शॉर्ट स्टेचर, स्टैंडिंग हाइट इज रिड्यूस ड्यू टू शॉर्टन लेग्स, आर्म्स एंड ट्रंक विच आर ड्यू टू द मस्कुलोस्केलेटल डेफिसिट ऑफ बोन और कार्टिलेज स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं अपना, ठीक है। ये सारे भी शॉर्ट स्ट्रेचर ये बता रखे हैं कि हाइट रिड्यूस है इन लोगों की अपना, या फिर हाइट को रिड्यूस कर दिया गया बेसिकली, किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से हाइट रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो गई, या फिर बोन्स का मिस होना, टेंडन्स का मिस होना, लिगामेंट्स का मिस होना, इस वजह से जो है हाइट छोटी रह गई, ये इंसान नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं कर पाता है। ऐसे लोग चलने में बहुत दिक्कत आती है, चल ही नहीं पाते बिल्कुल भी। ये सब भी हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, पैरालंपिक की कैटेगरी में आएंगे। चलिए सबसे पहले डिसेबिलिटी का मीनिंग है, जैसे कि वर्ड बता रहा है, डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनिंग एबिलिटी टू लीड अ डेली फ्रूटफुल लाइफ। सिंपल कहें तो जो भी एक ह्यूमन की डेली फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए, ठीक है, सारी की सारी जो भी आप काम करते हैं, जब आप उस काम करने काबिल नहीं रहते तो उसको डिसेबिलिटी कहा जाता है। इट मीन्स जो भी एक फंक्शनिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जब आपको उस फंक्शनिंग को कैरी ऑन करने की, चलाए रखने की एबिलिटी कम हो जाती है, इसको डिसेबिलिटी कहा जाएगा। मतलब काबिलियत का कम हो जाना कि अपनी ज़िंदगी ढंग से जी पाएँ, इसको डिसेबिलिटी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर भी डिसेबिलिटी का मीनिंग है एक और, ठीक है। डिसेबिलिटी इज द रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी इन अ प्रॉपर मैनर और विद इन द रेंज कंसीडर नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। देखिए ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी चीज़ नॉर्मल की रेंज में आती है, जब आप उस नॉर्मल रेंज को भी पार नहीं कर पाते या नॉर्मल रेंज में नहीं पहुँच पाते, इसी को हम लोग कह के चलते हैं क्या, डिसेबिलिटी। मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का काम है, जो भी जिसका भी बॉडी ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है, अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है तो ये कुछ और नहीं है, डिसेबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिसेबिलिटी। तो जो भी ऑर्गन की जो भी फंक्शनिंग है, अगर उस फंक्शनिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो फंक्शन उस तरीके से नहीं चल पा रहा जिस तरीके से चलना चाहिए, तो इसी को डिसेबिलिटी कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे। ओके, इस चैप्टर का हमारा यहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं, जिसमें हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेशल ओलंपिक्स। ये स्पेशल ओलंपिक्स का सिंबल है, फ्लैग है उनका, ठीक है, इसमें लोग बने हुए हैं एक ग्रुप में, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं जरा क्या कहते हैं। Special Olympic Bharat is an accredited program of Special Olympics International which was founded by Eunice Kennedy Shrivan। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि who founded Special Olympics, MCQ में आ जाता है, ठीक है, और 1 मार्क के क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था अपना, लिखना था आपको कैनेडी श्रीवन के नाम से लोग उसको ज़्यादा जानते हैं। यूनिस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कैनेडी श्रीवन सब बच्चों को याद था, तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर लिखा था, ठीक है। Special Olympic Bharat was founded in 1987 as Special Olympic India and changed to Special Olympic Bharat in 2001 with 37,546 registered athletes। काफ़ी एथलीट इसके अंदर रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया के अंदर। और स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो चलाया जाता है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के द्वारा। उसी की एक आगे मान लो डिस्ट्रीब्यूटरी है जो इंडिया के अंदर है, जो कि इंडिया के जितने भी पैरालंपिक्स हैं जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको प्रमोट करती है। और हमारे इंडिया में ऐसे 37,546 रजिस्टर्ड एथलीट्स थे 2001 में। डेटा पुराना ही है, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल ही नहीं है बिल्कुल भी।
आगे, स्पेशल ओलंपिक भारत हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस नेशन वाइड रिकॉग्निशन एंड इज बीइंग एक्रेडिटेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रमाणित है, इसको रिकॉग्नाइज करा गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के द्वारा, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन दोनों के द्वारा इसको एक्रेडिटेड मतलब रिकॉग्नाइज करा गया है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। आगे लिखा गया है enabling them to access government funds to ensure their presence at national and international level competition। ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल करती है और अपने एथलीट्स को तैयार करती है ताकि वो एथलीट्स देश का नाम रोशन कर पाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसके लिए सभी एथलीट्स को तैयार भी करती है, ध्यान रख के चलेंगे। इंडिया की परफॉर्मेंस जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ ओलंपिक्स में बहुत अच्छी रही है और इंडिया भी अब जो है एक रैंकिंग टेबल में टॉप 10 के अंदर आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट आ रहा है, हमारे एथलीट्स भी कम नहीं है, बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स इज अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, ऐसे लोगों के लिए एक संस्था बनाई गई, उसी संस्था का नाम है स्पेशल ओलंपिक्स। उनके गेम्स कराने के लिए संस्था को बनाया गया, ध्यान रख के चलेंगे। अब इस स्पेशल ओलंपिक का लोगो और ओथ क्या है? लोगो आपके सामने, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सा लोगो आपके सामने दिख रहा है। ध्यान से देखिए तो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो है कुछ लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, कुछ ऐसा यूनाइटेड चल रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं। तो ये क्या है वो देखते हैं। द स्पेशल ओलंपिक लोगो इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मेन मोटो है जॉय एंड हैप्पीनेस। ये वो बचपन में हम लोग गेम खेलते थे ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के राउंड, तो ये वही वाला गेम है, बस और कुछ नहीं। जॉय एंड हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए ये इसका लोगो है और इसको डिजाइन करा गया था ज़ुराट्रुस्ट्री, ठीक है, इन्होंने डिजाइन करा था। इसके ऊपर क्वेश्चन कम आता है किसने डिजाइन करा था, बस वैसे ही ध्यान रख लेना इस बात को। द लोगो इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज हु आर लर्निंग कोऑर्डिनेशन, मास्टरिंग स्किल, पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर रिचर मोर प्रोडक्टिव लाइफ। ओके, इनका मेन पर्पस ये है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो अपने आप को वर्ल्ड से कटआउट तरीके के फील ना करें, आउटडेटेड ना फील करें बिल्कुल भी। उनको भी नॉर्मल लोगों के साथ कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कराया जा रहा है बेसिकली, या वो सब भी उन सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जिसमें नॉर्मल लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है, ठीक है, इसके थ्रू उनकी लर्निंग, उसके कोऑर्डिनेशन स्किल्स, ये सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट आता है। सो दिस इज द मेन लोगो और द स्पिरिट बिहाइंड द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। ओके, द स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स ओथ, इनकी एक ओथ है जिसको इंट्रोड्यूस करा था यूनिस कैनेडी शिवर। अभी बताया था ये भाई साहब, इन्होंने ही स्पेशल ओलंपिक्स का इनोग्रेशन करा था और यही वही इंसान है जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स लॉन्च करे थे, ठीक है। इन्होंने एक ओथ दी थी, ठीक है, शिकागो के अंदर 1968 में। लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन दैट टाइम। तो मैं अपनी तरफ से जीतने की कोशिश करूंगा और अगर मैं जीत नहीं पाता तो कम से कम मैं बेस्ट से बेस्ट खेलूंगा तो सही। भाई जीते या ना जीते, कम से कम खेलने में मजा आना चाहिए। इसी स्पिरिट के साथ स्पेशल ओलंपिक्स को लॉन्च करा गया था और लोग बहुत अच्छे से, जितने भी एथलीट्स हैं हमारे, पैरा एथलीट्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, एक बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ करते हैं और अपने नेशन को डेफिनेटली प्राउड फील कराने की कोशिश भी करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल ओलंपिक्स।